गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारे यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम आज ईसीजीसी के कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो कि पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी के हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर करने के लिए, तो जो भी लॉसेस को हम सस्टेन कर रहे हैं एक एक्सपोर्टर, वो एक प्री शिपमेंट स्टेज के अंदर किया जा रहा है, जो कि किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के फ्लक्चुएशन से कवर किया जा रहा है, जो कि इस पॉलिसी के अंडर है। और उसके एडिशन में हम एक कवर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक शिपमेंट पॉलिसी के ब्याह पे किया जा रहा है। तो जो भी इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं हम अपने बायर क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए, तो जो इंश्योरेंस कवर है वो एक बायर क्रेडिट या लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर है। तो ईसीजीसी इवॉल्व कर रही है उस स्कीम को, जहाँ पे हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, और उसके एक्सटेंड में हम उस क्रेडिट को देख रहे हैं जो कि एक फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट के लिए है इंडिया में। लेकिन अगर हम अपने बायर क्रेडिट के अंडर हैं और या लाइन ऑफ क्रेडिट में हैं ईसीजीसी के, तो वहाँ पे हमें जो भी कवर को प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसके केस के बेसिस पे किया जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं दैट इज़ द सर्विस पॉलिसी, कि अगर हम अपने इंडियन फर्म्स को देखें जो कि किसी सर्विस को रेंडर कर रही है अपनी फॉरेन पार्टीज़ के साथ, तो जो टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज है या हायरिंग और लीजिंग है, तो उसके एक्सपोज में या किसी भी तरीके के पेमेंट रिस्क को देखने के लिए हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि किस तरीके के एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं। तो इसी जैसी टू पॉलिसीज़ को यहाँ पे कवर कर रही है। तो एक तो है हमारी कंप्रेहेंसिव रिस्क और दूसरी है हमारी पॉलिटिकल रिस्क, जो कि इस पॉलिसीज़ में कवर की जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट वर्क पॉलिसी को, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी। तो ईसीजीसी जो कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी को कवर कर रही है वो एक सिविल कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए है या किसी भी तरीके के टर्नकी प्रोजेक्ट्स के लिए है, जो कि इन्वॉल्व कर रही है एक सप्लाई और सर्विसेज को। तो वहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन सारे पेमेंट्स को जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में फॉल हो रहे हैं। तो अगर हम देखें तो वहाँ दो तरीके के कवर होते हैं। पहले की कवर की अगर हम बात करें तो 1-2 कवर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक गवर्नमेंट बायर के साथ है, और एक दूसरा जो है वो 1-2 कवर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक प्राइवेट बायर के साथ है। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द फाइनेंशियल गारंटी। अगर हम एक्सपोर्टर को रिक्वायर कर रहे हैं किसी भी एक एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट को जो कि एक बैंक कैरी कर रहा है, तो एक एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो जो ईसीजीसी गारंटी प्रोटेक्ट कर रही है एक बैंक के थ्रू, तो जो भी लॉसेस हैं उस अकाउंट में वो एक लैंडिंग पर्पज़ के लिए देखे जा रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो ईसीजीसी की अगर हम बात करें तो ईसीजीसी होल टर्न ओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी स्कीम दे रहा है, जो कि फर्स्ट हमारी गारंटी स्कीम है। तो जो होल टर्न ओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी है वो एक एक्सपोर्ट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, जो कि एक बैंक को प्रोटेक्ट कर रहा है जो जब वो किसी भी तरीके के नॉन पेमेंट या पोस्ट शिपमेंट ट्रेड के लिए है, जो कि एक एक्सपोर्टर के थ्रू है। और जो बैंक है वो उस तरीके के इंटरेस्ट को अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कंसिडर कर रहा है, जो कि एक तरीके के होल टर्न पोस्ट शिपमेंट पॉलिसी में है। अगर हम कुछ साइलेंट फीचर देखें इस स्कीम में जो कि ईसीजीसी ऑप्ट इन की हुई है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पोस्ट शिपमेंट गारंटी है वो मेनली इंटेंड कर रहा है उन बेनिफिट को जो कि एक बैंक को मिल रहे हैं। साथ साथ जो भी कॉस्ट है हमारे पीएमएम की उस रेस्पेक्ट में हम अपने होल टर्न ओवर पोस्ट शिपमेंट गारंटी को लिए हुए हैं, जो कि एक बैंक कर रहा है, और बैंक उस चीज़ को एब्जॉर्व कर रहा है और अपने एक्सपोर्टर्स को पास नहीं कर रहा है। और जो भी रिस्क हम कवर कर रहे हैं अपने ईसीजीसी के थ्रू, तो बैंक उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर रहा है और उसके रिगार्डिंग कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा है कि किस तरीके से हम अपने ड्यूज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट बिल्स के अगेंस्ट है। इसके अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पॉइंट दैट इज़ ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, कि अगर आप देखें तो ईसीजीसी हमें इवॉल्व कर रहा है एक स्कीम को जो कि हमारे इंडियन इन्वेस्टमेंट को अब्रॉड में प्रोटेक्ट कर रहा है, जहाँ पे हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए एक वे ऑफ इक्विटी कैपिटल या अनटाइड लोन को किसी भी पर्पज़ के लिए सेट अप कर रहे हैं या अपने ओवरसीज़ प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं, जहाँ पे हम एलिजिबल हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में वो कवर ले सकें। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी कैश में या फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कैपिटल गुड्स या सर्विसेज में किया जा रहा है, तो जो भी कवर है उसको एबल किया जा रहा है हमारे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे हम एनुअल डिविडेंड या इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं। अगर कोई भी रिस्क हमारे वार या एक्सप्लॉयटेशन या रेस्ट्रिक्शन या रेमिटेंस में है, तो उसको कवर किया जा रहा है इस स्कीम के अंडर। तो कोई भी इन्वेस्टर किसी भी तरीके के मैनेजमेंट को हैंड में लिए हुए है, जहाँ पे वो एक जॉइंट वेंचर कर रहा है, जहाँ पे कोई भी कॉमर्शियल रिस्क को कवर नहीं किया जा रहा, तो वो एक प्रोवाइड की जा रही है हमारी इस स्कीम के अंदर। तो हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को किसी भी कंट्री के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के अंदर हम प्रीफर कर रहे हैं एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो कि किसी भी कंट्री के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है दूसरे कंट्री के अंदर। तो जो ईसीजीसी है वो कंसिडर कर रही है उस प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर को, जो कि एक एग्रीमेंट
के एब्सेंस में किया जा रहा है, जहाँ पे हम सेटिस्फाई करें जनरल लॉ ऑफ कंट्री को, जो कि एक एडुकेट प्रोटेक्शन अपने इन्वेस्टमेंट में अफोर्ड किए हुए है। अगर हम पीरियड ऑफ इंश्योरेंस को यहाँ पे कवर करें तो नॉर्मली 15 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रहे, तो इस केस में हम अपने प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं लॉन्ग कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर, जहाँ पे जो कवर है वो एक्सटेंड किया जा रहा है एक पीरियड के अंदर जो कि 15 ईयर में है, और जो डेट ऑफ कंप्लीशन है उस प्रोजेक्ट की उस सब्जेक्ट में हम अपने मैक्सिमम ऑफ 20 ईयर्स को देख रहे हैं, जो कि एक डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट में किया है। अगर हम देखें तो जो अमाउंट इंश्योर्ड किया जा रहा है वहाँ पे हम अपने प्रोग्रेस को रिड्यूस कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि एक इंश्योरेंस पीरियड के अंदर हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ ECGC स्कीम फॉर द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, कि अगर हम एक्सपोर्ट को देखें किसी भी कैपिटल गुड्स में, जहाँ पे हम अपने डिफर्ड पेमेंट्स को किसी भी टर्म या एग्जीक्यूशन में कर रहे हैं किसी भी टर्नकी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वहाँ पे जो भी सर्विसेज को रेंडर किया जा रहा है अब्रॉड के अंदर, वहाँ पे कलेक्टिवली हम अपने प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को रेफ़र कर रहे हैं। अगर इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम अपने रिपीटेटिव नेचर को नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं एक मीडियम या लॉन्ग टर्म क्रेडिट को, तो ECGC इंश्योरेंस कवर कर रही है उन ट्रांजेक्शन को जो कि इस केस के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि एक स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के अंडर हैं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें जहाँ पे हाई वैल्यू या जहाँ पे लॉन्ग क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व है, तो जो कंट्री पॉलिटिकल रिस्क को इन्वॉल्व किया है, तो वो उन सारे ट्रांजेक्शन को अनप्रिडिक्टेबल कर रही है, जो कि एक लॉन्ग पीरियड क्रेडिट पीरियड में इन्वॉल्व हैं। तो कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो ओवरसीज़ बायर्स हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको नीड होती है कि वो ECGC से कवर ले उन सेफगार्ड्स को ले जो कि एक पेमेंट रिस्क को लिए हैं। अगर हम कुछ केसेस में देखें तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को फंडेड किया जा रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और जो भी पेमेंट्स है उनको सिक्योर किया जा रहा है अंडर UC और बैंक गारंटी के अंडर। लेकिन अगर हम कुछ केसेस के अंदर देखें तो इवन हम अपनी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को देखें तो वो गारंटी दे रही हैं हमें एक अवेलेबल सेफगार्डिंग पेमेंट्स को लेके। तो जो एलिमेंट है हमारे पॉलिटिकल रिस्क जैसे कि वॉर, सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सचेंज ट्रांसफ़र डिलेज, तो उसके एक्सटेंट में हम इन सारे केसेस को डिस्पाइट कर रहे हैं जो कि किसी भी तरीके की पेमेंट सिक्योरिटी को लिए हुए हैं। तो इस ऑर्डर में हम अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि ECGC के अंदर कवर किए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो यहाँ पे हम अपने सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर किए हैं जो कि टर्नकी प्रोजेक्ट के हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट शिपमेंट पॉलिसी के हैं जिनको टेक किया जा रहा है। तो जो भी पॉलिसीज़ को कवर किया जा रहा है वो सिर्फ उन पॉलिटिकल रिस्क के अंदर कवर किया जा रहा है और साथ साथ उन कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क के अंदर कवर किया जा रहा है जो कि हमारे बोथ कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क के हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कवर करें उन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को, कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी को जो कि एक ऑब्टेन है। तो जो भी पॉलिसीज़ को हम यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल रिस्क के इधर देख रहे हैं तो वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क हैं। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी है वो प्रोवाइड करी एक प्रोटेक्शन जो कि कॉमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट है, जहाँ पे हम अपने सॉल्वेंसी ऑफ बायर, प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट या नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स शिप्ड इन द एडिशन टू कवरिंग द पॉलिटिकल रिस्क ऑफ वार, सिविल वार, एक्सचेंज ट्रांसफ़र डिले के व्याप पे देख रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी है अदर हैंड पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक प्रोटेक्शन जो कि किसी भी पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी के अगेंस्ट है। थर्ड अगर हम पॉइंट को देखें तो कोई भी जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कवर किया जा रहा है तो उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं उन टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज को, जहाँ पे जो सर्विस पॉलिसी है उनको अप्रूव किया जाए। तो उसके अंदर हम अपने पॉलिटिकल और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क को भी कंसिडर किए हुए हैं। इसके एडिशन में अगर हम अपनी पॉलिसी कवर को देखें तो यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं उन एक्सपोर्टर्स को जो कि ECGC को एक्सटेंड कर रहे हैं एक गारंटी सपोर्ट जो कि एक बैंक्स के अंदर किया जा रहा है इंडिया के अंदर, जहाँ पे हम अपने बोथ फंडेड और नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर हम टाइप ऑफ गारंटी को देखें जो कि एक इंडियन बैंक इशू कर रही हैं तो वो कुछ इस तरीके की गारंटीज़ हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें दैट इज़ फंडेड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारी चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला है पैकेजिंग क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट, ओवरड्राफ्ट एंड रुपी लोन। अगर हम नॉन फंडेड की बात करें तो वहाँ पे हमारे कुछ बिड बॉन्ड होते हैं, एडवांस पेमेंट होते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी होती है, रिटेंशन मनी गारंटी होती है और ओवरसीज़ लैंडिंग फाइनेंस गारंटी होती है। अगर हम देखें तो जो ECGC है वो काउंटर कर रही है उन गारंटी को जो कि एक बैंक ऑब्टेन किए हुए है इंडिया के अंदर, और उसके रिगार्डिंग हमें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है जो कि किसी भी तरीके के लॉस के अगेंस्ट है, और साथ साथ हम सस्टेन कर रहे हैं उसके इन्वोकेशन को ऑन किए हुए जो कि किसी भी गारंटी के अबव हैं। अगर हम रिस्क कवर को देखें तो कोई भी इंसॉल्वेंसी है किसी भी एक्सपोर्टर की या प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट आ रहा है कोई भी एक्सपोर्टर को, वो उसमें रिस्क कवर ले रहा है। अगर हम परसेंटेज ऑफ लॉस को देखें तो वो 75 to 90% कवर्ड होगा। अगर हम रेट ऑफ प्रीमियम की बात करें तो 0.80 पैसे पर ₹100 पर एनम पे है और 0.95 पैसा पर
₹100 पर एनम पे है, अगर हम रेट ऑफ प्रीमियम की यहाँ पे बात करें। तो अगर हम अपने आरबीआई के रिसेंट डायरेक्टिव को देखें, जो कि नो प्री बिड अप्रूवल दे रहा है किसी भी एक ऑथराइज्ड डीलर को, तो एक्सिम बैंक अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की और हमारे वर्किंग ग्रुप की, जो कि रिक्वायर कर रही है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स को टेक करें। तो अगर हम अपने पोस्ट अवार्ड अप्रूवल को रिक्वायर कर रहे हैं, जो कि हम ले रहे हैं, तो उसके अंदर हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स के हैं, जो कि किसी तरीके के प्रिंसिपल को ऑब्टेन किए हुए हैं। साथ साथ बैंकर्स उनको क्लियरेंस कर रहे हैं कि जो भी ईसीजीसी एश्योर कर रहा है, जो भी तरीके के सपोर्ट को किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने में, वो उसके रिगार्डिंग उसको सपोर्ट दे। उसके बाद अगर हम देखें कि तो क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स हैं ईसीजीसी के, तो ईसीजीसी के अगर हम रिवाइज्ड प्रीमियम स्ट्रक्चर को देखें, तो वो हमेशा एक सब्सटेंशियल रिडक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे रेट्स में, जो कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में की जा रहे हैं। अगर हम लॉन्ग वे के अंदर प्रोवाइड करें कॉस्ट इफेक्टिव क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट को, जो कि हमारे प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स के लिए हैं, तो वहाँ पे हम टर्न कर रहे हैं कि कंप्लीट इफेक्टिवली हों हमारे इंटरनेशनल टेंडर्स के लिए। और इस ऑर्डर में हम अपने प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि इंकरेज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि इनिशिएट कर रहे हैं वेरियस स्टेप्स को। अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो जैसे ईसीजीसी हैं, हमारे एक्सिम बैंक है, वो भी एक तरीके की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स को एक एडुकेट सपोर्ट दे पा रहे हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट NEIA, जिसका सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, उसने भी एक तरीके की क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट को प्रोवाइड किया हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। फिर उसका नाम ईसीजीसी रखा गया, और उसकी पोजीशन में हमने देखा कि जो भी अंडरलाइंग कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें हम अपने एक्सपोर्ट की स्ट्रेटेजी को देखें, जो कि एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को किसी भी कंट्री में क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी, कि अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन जो वर्क पॉलिसी को डिज़ाइन किया है, वहाँ पे हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके के सिविल कंस्ट्रक्शन जॉब को अब्रॉड में एग्जीक्यूट किए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो इस पॉलिसीज़ के अंदर हम दो चीज़ों को इवॉल्व कर रहे हैं, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कवर किया जा रहा है। पहला तो क्या है, गवर्नमेंट बायर्स, और दूसरे हैं हमारे प्राइवेट बायर्स। अगर हम प्राइवेट बायर्स की बात करें, तो वहाँ पे हम अपने फॉर्मर पॉलिटिकल रिस्क को कवर किए हैं, जिसके रेस्पेक्ट पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं, जो कि एक ओवरसीज़ गवर्नमेंट या किसी भी तरीके की गवर्नमेंट के अंदर है, जो कि एक लेटर कॉम्प्रेहेंसिव रिस्क और गारंटी को किसी भी पेमेंट में कर रहे हैं। तो इस केस में हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, जो कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय के हैं। तो जो पॉलिसीज़ को हम इशू कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपनी पॉलिटिकल रिस्क को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें जो भी पेमेंट गारंटीड है, वो कोई बैंक या कोई भी LIC द्वारा कवर किया जा रहा है। अगर हम अपने डिस्टिंगुइश फीचर को देखें किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो पहला जो है वो क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमेशा अपने बिल्स को रीच करेगा पीरियडिकली थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पीरियड ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क में किया जाएगा, जो कि वन बिलिंग पीरियड और अनदर बिलिंग पीरियड के बीच में होगा। दूसरा क्या है कि हमें एलिजिबल होगा उस पेमेंट के लिए जहाँ पे हम अपने बिल को सर्टिफाइड करें किसी भी कंसल्टेंट या सुपरवाइजर के थ्रू, जो कि इनकेस है किसी भी तरीके के एम्प्लॉयर में, जो कि इस पर्पज़ का पार्ट है। अगर हम पॉइंट की बात करें, तो वो अनलाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक सप्लायर ऑफ गुड्स को रेज कर रहा है, तो जो भी बिल्स हम रेज कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, वहाँ पे हमें किसी भी कॉन्क्लूसिव एविडेंस को रिप्रेजेंट नहीं करना होता है उस डेप्थ के लिए। तो जो भी सब्जेक्ट पेमेंट है हमारे उस टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वहाँ पे हमें प्रोवाइड करना आता है उन सभी चीज़ों को, जहाँ पे हम अपने पेनल्टीज़ और एडजस्टमेंट को किसी भी एक वेरियस काउंट के अंदर कर सकें। तो जो भी स्कोप और डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इटसेल्फ अगर हम उसको एस्टिमेट करेंगे किस तरीके के काम को हम कर रहे हैं, तो वो हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोवाइड करते हैं कि क्या हमारे कॉस्ट एक्सेलरेशन होंगी, क्या वेरिएशन कॉस्ट होंगी, क्या एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टर को इंश्योर करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि ड्राफ्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड क्लियरिटी दे रहे हैं किसी भी ऑब्लिगेशन को लेके, जो कि दो पार्टीज़ के अंदर रिजोल्यूशन हो रहे हैं किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को लेके, और वहाँ पे हम अराइज कर रहे हैं उन कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जो भी कंडीशन है हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि प्रिपेयर की जा रही है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश इंजीनियर्स काउंसिल्स FIDIC, जो कि जॉइंटली हमारे फेडरेशन इंटरनेशनल ड्यू बैटीमेंट एट डेज टेव्यूक्स पब्लिक्स FIBTP से है। अगर हम देखें तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी हमारी ECGC डिज़ाइन कर रही है, तो वो प्रोटेक्ट कर रही है उस कॉन्ट्रैक्टर को 80% ऑफ द लॉसेज जो कि सस्टेन करे हुए हैं, उनको हम अपनी फॉलोइंग रिस्क के बेसिस पे देख रहे हैं। तो पहले अगर हम देखें तो इंसॉल्वेंसी ऑफ द एम्प्लॉयर,
वेयर ही हैज़ अ नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, कि एम्प्लॉयर की इंसॉल्वेंसी क्या है अगर वो कोई नॉन गवर्नमेंट एंटिटी का है। दूसरा क्या है कि एम्प्लॉय किस तरीके से फेल हो रहा है जब वो किसी भी तरीके के अमाउंट को पे नहीं कर पा रहा है, या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए पेबल है किसी भी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वहाँ पे हम उस अमाउंट को पेबल कर रहे हैं उस आर्बिट्रेशन अवार्ड के अंदर। नेक्स्ट क्या है कि जो भी रेस्ट्रिक्शन हम अपने ट्रांसफ़र पेमेंट के लिए करनी जा रही है जो कि एक एम्प्लॉय कंट्री ऑफ इंडिया के अंदर कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयर है वो उस तरीके के पेमेंट को एक लोकल करेंसी में करेगा। नेक्स्ट क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर किसी भी एक सम को लेने में फेलियर हो रहा है या किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरीके के अमाउंट को पे करने में हो रहा है, तो वहाँ पे हम उन रीजंस को देखते हैं जो कि हमारे किसी भी तरीके के पॉलिटिकल रिस्क को लिए हुए हैं, जैसे कि वॉर, सिविल वॉर या रिबेलियन। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर फेलियर हो रहा है किसी भी रिसीव को लेके जो कि किसी एक सम में है, कि किस तरीके का टर्मिनेशन है, किस तरीके के फ्लक्चुएशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हो रहे हैं, तो इस तरीके के कोई भी फेलियर अगर होंगे तो उसमें हमें इम्पॉसिबल तरीके से उन अमाउंट को असर्टेन करना होगा जो कि ड्यू डेट में हो रहे हैं, जो कि किसी वॉर, सिविल वॉर या रिबेलियन के थ्रू हुए हैं। साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़, अगर हम किसी भी तरीके की इम्पोजिशन या किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन को अगर हम अपने इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स और मटेरियल्स के अंदर देख रहे हैं, तो उनकी कैंसिलेशन के लिए हमें एक अथॉरिटी को करना होगा जो कि इंपोर्ट कर रही है किसी भी गुड्स को, और साथ साथ हमें अपने एक्सपोर्ट को कैंसिल करना होगा जो कि इंडिया में किसी तरीके के लाइसेंस को लिए हैं, और उसके रीजन के बियॉन्ड में हम उस तरीके के कंट्रोल को कर सकें। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम अपने इंटरप्रिटेशन और डाइवर्जन ऑफ वेज को देखें जो कि इंडियन के आउटसाइड हैं, तो उसके रिजल्ट में हम इंकर करेंगे उस रेस्पेक्ट में कि क्या गुड्स एंड मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, तो उसके एडिशनल में हमें हैंडल करना होगा उन ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस चार्जेस को जो कि एक एम्प्लॉयर रिकवर नहीं करेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम ईपीजी की बात करें, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी की, तो वो कोई बैंक इशू करता है जब वो किसी भी तरीके की गारंटी को इशू कर रहा है या कवर कर रहा है, तो वहाँ पे उन इशू को उन कनेक्शन में हम अपने एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ गारंटीज़ को लिस्ट किए हुए हैं जो कि कुछ इस तरीके की हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बिड बॉन्ड और बिड गारंटी दी जा रही है जो कि एक रिक्वायर्ड सबमिटेड किए जा रहे हैं जो कि किसी भी बिड या एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक परफॉर्मेंस बॉन्ड या परफॉर्मेंस गारंटी हमें इशू करी जा रही है जो कि एक फॉरेन बायर के लिए, जहाँ पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो भी परफॉर्मेंस के ड्यू में उन चीज़ों को देख रहे हैं। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट गारंटी। एडवांस पेमेंट गारंटी की अगर हम बात करें तो कोई भी फॉरेन बायर उनको इशू कर रहा है जो कि एक एडवांसेस के अगेंस्ट है और वो एक बायर रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ रिटेंशन मनी गारंटी जो कि एक फॉरेन बायर के लिए इशू किया जा रहा है जो कि एक लीव है किसी भी तरीके के रिटर्न को किसी भी तरीके के पोर्शन में अपने पेमेंट को लेके जो कि एक रिटेंशन मनी के लिए है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो भी गारंटी हम अपने ओवरसीज़ बैंक के अंदर इशू कर रहे हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए हम अपने फॉरेन बैंक्स के अंदर इनेबल कर रहे हैं या किसी भी फॉरेन करेंसी लोन को एक्सटेंड कर रहे हैं या एडवांसेस को हम अपने इंडियन एक्सपोर्टर के लिए कर रहे हैं, तो इस पर्पज़ के लिए हम अपने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी गारंटीज़ हमें इशू की जा रही है हमारे कस्टम अथॉरिटीज़ और इन इंडिया के अंदर, तो जो भी लीव है हमारे कस्टम ड्यूटी के पेएबल को या किसी भी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स को, तो उनको हम अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी गारंटीज़ हमें इशू की जा रही है किसी भी इंपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटीज़ के लिए इंडिया के अंदर, तो वो सपोर्ट कर रही है उन एक्सपोर्ट अंडरटेकिंग को जो कि एक्सपोर्टर ले रहा है जब वो किसी भी तरीके के एडवांस इंपोर्टेंट लाइसेंस को लिए हुए है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई गारंटी हम इशू कर रहे हैं अपने सेल टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए जो कि एक लीव ऑफ पेमेंट को किसी भी सेल टैक्स के लिए देख रहा है जब वो किसी गुड्स को किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम कोई भी गारंटीज को इशू कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अगेंस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने अलॉटमेंट को देखेंगे जो कि हमारे एक्सपोर्ट कोटा के हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो क्या प्राइमरी गोल होते हैं हमारे ECGC के जब वो किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन ड्राइव को सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर, तो जो कॉरपोरेशन है ERC को वो जुलाई 1957 में सेटअप किया गया, फिर इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया गया। तो अगर प्रेजेंट में देखें तो इसका जो नाम था वो हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड था जो कि 1965 में रखा गया। अगर हम देखें तो ECGC कंपनी जो कि पूरी जो ऑन की जा रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू की जा रही है और जो भी फंक्शंस को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, और जो भी यहाँ पे मैनेज कर रहा है तो वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि गवर्नमेंट है, हमारी बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर हम देखें तो ये हमें
प्रोवाइड करा है एक रेंज ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस कवर को, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए हैं, जब वो किसी भी तरीके के लॉस के अगेंस्ट है, जो कि हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के हैं। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ECG है वो हमें एक गारंटी ऑफ़र कर रही है, जो कि एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे हम अपने एक्सपोर्टर्स को इनेबल कर सकें कि हम उनको एक बेटर फैसिलिटीज़ ऑब्टेन करेंगे। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो जो भी पेमेंट्स हमारे एक्सपोर्टर्स के हैं, जो कि किसी भी रिस्क को लिए हुए हैं किसी भी बेस्ट ऑफ टाइम के अंदर, तो जो रिस्क को हम एज्यूम किए गए हैं लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर आज के दिन, तो उनको अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन्स के बिहाफ पे हमें उन चीज़ों को अपने वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट करना होगा जहाँ पे हम किसी भी तरीके के वॉर और सिविल वॉर को आउटब्रेक किए हुए हैं, या जितने भी हमारे ब्लॉक और डिले हैं किसी भी पेमेंट ऑफ गुड्स को लेकर, जो कि एक दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बिहाफ पे हम देख रहे हैं। एक कूप और एन इंक्रेशन में आल्सो ब्रिंग आउट द सेम रिजल्ट। अगर हम देखें तो एक कूप और इंसुरेशन भी किसी भी तरीके के सेम रिजल्ट को हमें ले रहा है। तो जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी या कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है जो कि कंट्री के अंदर लीड हो रही है, तो वहाँ पे हम एक रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर रहे हैं, जो कि हमारे इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स और हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स के लिए हैं, जो कि हम अपने गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके एडिशन में हम उन चीज़ों को कंटेंट किए हैं जो कि कॉमर्शियल रिस्क को किसी भी इंसॉल्वेंसी या प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्टर ऑफ बायर्स के लिए है। तो जो कॉमर्शियल रिस्क है किसी भी फॉरेन बायर की, वो हमेशा बैंकरप्ट होती है, और जो भी लॉजिंग कैपेसिटी हम अपने पे के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी एक्सपोर्ट बिजनेस को कंडक्ट करें कुछ कंडीशंस के अंदर, तो वहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी होती है किसी भी फ्रॉड और डेंजर्स को लेके। तो जो भी लॉस है हमारी लार्ज पेमेंट के अंदर, तो वहाँ पे हम स्पेल करते हैं उस डिजास्टर को जो कि किसी भी एक्सपोर्टर का है। तो वहाँ पे हमें कुछ प्रूडेंट और कॉम्पिटेंस को लिए होता है, जिस पे हम कोई भी कॉजन या किसी भी तरीके के एटीट्यूड को इवेल्यूएट करते हैं अपने रिस्क के अंदर, जहाँ पे हम अपने कुछ सेलेक्टेड बायर्स के लिए करते हैं, और जो भी रिजल्ट है हमारे लॉस का, उसमें हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो किसी भी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी को डिज़ाइन करने के लिए हम अपने एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेज में हम अपने पेमेंट ऑफ रिस्क को देखते हैं, जो कि बहुत पॉलिटिकल और कॉमर्शियल रिस्क के बेसिस पे इनेबल किए हुए हैं। तो हम अपने ओवरसीज बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने फेयर और लॉसेस के विदाउट देखते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस को सीख किए हैं, जो कि एक फेवरेबल क्लाइमेट को क्रिएट किया है, तो वहाँ पे एक्सपोर्टर्स को होप होगी वो टाइमली लिवरेबल रहे उन क्रेडिट फैसिलिटीज़ को जो कि उसके बैंक के थ्रू मिल रही है। अगर हम इस पर्पज़ के अंदर अपने एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस को देखें, जो कि प्रोवाइड कर रहा है हमें एक गारंटी, जो कि बैंक हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उसके रिस्क ऑफ लॉस को इन्हांस करके हम गारंटेड कर रहे हैं एक वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंस फैसिलिटीज़ को अपने एक्सपोर्टर्स के लिए। उसके अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, तो इस ऑर्डर के अंदर हम प्रोवाइड करें एक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट, जो कि हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है हमारे एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि ECGC है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ECGC का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।